हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है साइंस आपका, उसके जो प्रीवियस ईयर के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम आपके जो सारे चैप्टर्स हैं, लगभग उनके सभी के क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करें। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स ट्रू फॉर, यानी क्या कहा गया है, परावर्तन के नियम सत्य हैं। यानी आपसे कहा गया है कि जो परावर्तन के नियम होते हैं वो कहाँ कहाँ सत्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, पहला है प्लेन मिरर्स ओनली, यानी केवल समतल दर्पणों के लिए। बी है कॉन्केव मिरर्स ओनली, यानी केवल अवतल दर्पणों के लिए। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर, यानी केवल उत्तल दर्पणों के लिए। और डी है आपका ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी सभी परावर्तक सतहों के। तो यहाँ पे आपसे कहा है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, परावर्तन का जो नियम है, वो कौन सी चीजों में बिल्कुल सही होता है, वहां पे ये लागू होता है। अब अगर हम बात करें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो हमने दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, परावर्तन के दो नियम पढ़े हैं। क्या क्या नियम पढ़े हैं हमने ये पढ़ा था कि जो आपकी अपतित किरण होती है, यानी इंसिडेंट रे होती है, और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है, और जो नॉर्मल होता है, ठीक है, ये सभी के सभी एक ही तल पर होते हैं। इंसिडेंट रे, ठीक है, अपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल यानी अभिलंब, ये सब एक ही सतह पर होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका यही कहा गया है कि ये तीनों सतह एक ही जगह होती है। दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है कि जो आपका एंगल आई होता है वो बराबर एंगल आर के होता है। ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल आर के होता है, यानी इंसिडेंट एंगल और जो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है, दोनों बराबर होते। अगर हम परावर्तन के नियम की बात करें, तो परावर्तन के नियम के अनुसार जो अपतित किरण होती है और जो परावर्तित किरण होती है, दोनों जो है क्या होते हैं, इनके बीच में नॉर्मल के साथ एक एंगल बनता है, जिसे आप क्या कहते हैं, जो अपतित किरण बनाती है वो अपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल बनाती है, और जो परावर्तित किरण होती है वो परावर्तन कोण बनाती है। तो ये जो दोनों कोण होते हैं ये हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपके दो नियम थे। पहला नियम क्या कह रहा था कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, अपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर होते हैं। दूसरा कहता है कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपके दो नियम हैं। अब अगर हम इन नियमों के बारे में बात करें, तो हमने ये पढ़ा था कि ये जो आपके नियम हैं, ये दोनों के दोनों नियम आपकी सभी प्रकार की जो परावर्तक सतह है उन पे लागू होते हैं। यानी ये आपकी समतल दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण जो है, ठीक है, आपके गोलीय दर्पण है, इन सभी जो है सतहों पर ये लागू होते हैं। ठीक है, इन सभी सतहों पर ये लागू होते हैं, यानी सभी प्रकार की जो परावर्तक सतहें हैं उन पर ये नियम लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी परावर्तन के नियम सभी परावर्तक सतहों पर लागू होते हैं। तो आंसर आपका जो है वो डी होगा। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर। समतल दर्पणों के द्वारा निर्मित प्रतिबिंबों के 4 विशेषताएं लिखिए। यानी आपको ये बताना है कि जो आपका समतल दर्पण होता है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी 4 विशेषताएं क्या क्या है। अगर हम समतल दर्पण की बात करें, तो आप क्या जानते हैं कि जो आपका समतल दर्पण होता है वो एकदम सीधा होता है, इसमें किसी भी प्रकार की कर्व सरफेस या घुमावदार सतह नहीं होती, बिल्कुल सीधा यहाँ पे आपका सतह होता है। अब क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति या कोई वस्तु इसके सामने रखा जाता है, खड़ा किया जाता है, तो क्या होता है, इस समतल दर्पण के द्वारा इसका प्रतिबिंब बनाया जाता है।
अगर हम प्रतिबिंब के बारे में बात करें तो जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो उसी साइज का होता है जिस साइज की आपकी वस्तु है। उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है। इस दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है वो स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता, बल्कि कहाँ पे प्राप्त होता है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, और हमने और क्या पढ़ा था इसमें? और हमने ये देखा था कि जो आपकी इमेज होती है वो सीधी होती है, यानी इरेक्ट आपको इमेज मिलती है। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इनमें से आपको 4 जो है इसकी विशेषताएं लिखनी है। तो हम आंसर की बात करते हैं, तो आंसर कैसे लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, यानी एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताएं। पहला है इमेज डिस्टेंस इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी जो प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी या छवि की दूरी उतनी ही होती है, उतनी ही दूरी पर छवि बनती है या प्रतिबिंब बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हो। इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा होता है। आभासी यानी आपको ये जो प्रतिबिंब है किसी स्क्रीन या पर्दे पर प्राप्त नहीं होता। ठीक है, ये आपके दर्पण के अंदर आपका प्रतिबिंब बनता है। और इरेक्ट यानी सीधा प्रतिबिंब बनता है। इमेज फॉर्म इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, उसका आकार वही होता है जो बिंब या वस्तु का आकार है। Image form is laterally inverted, यानी left appears right and right appears left, यानी प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। ठीक है, यानी बाया दाई दिखाई देता, दाई तरफ दिखाई देता है और दाया बाई दिखाई देता है, दाई ओर दिखाई दे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्लेन मिरर का, आपको उसके बारे में डिटेल से सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, आप इस आंसर को नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है स्टेट द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम बताइए। तो जैसे कि हमने बात की थी, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। क्या कहा गया है? मान लीजिए एक परावर्तक सतह है एओ। अब क्या होता है, किरण आती है, दर्पण पे पड़ती है और फिर यहाँ पे से रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये क्या है? अभिलंब है, नॉर्मल है। ठीक है, अभिलंब है, क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किरण आपकी जो है सतह पर पड़ रही है, सतह पर पड़कर रिफ्लेक्ट होके ये इधर की तरफ वापस चली जाए। ठीक है, ये क्या है? आपकी इंसिडेंट रे यानी अपतित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण। और ये है आपका अभिलंब। तो पहला नियम क्या कहता है कि अपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही सतह पर हो। अब अपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल आई होता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल आर होता है। ठीक है, इसको हम अपतन कोण कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण यहाँ पे हम कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या कहता है कि जो आपका अपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है, दोनों के दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल आई और एंगल आर जो है, दोनों के दोनों क्या होते हैं? बराबर आपके होते हैं। तो यहाँ पे ये नियम कहता है। अब हम आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे ये हम देख लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टेट्स दैट, यानी परावर्तन का नियम कहता है, क्या कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी क्या कहता है? जो आपका अपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी अपतित किरण
परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं कि अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अपतित किरण, परावर्तित किरण और अपतन बिंदु पर अभिलंब सब एक ही तल पर होते हैं। तो यहाँ पे ये आपके जो है परावर्तन के नियम, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, A ray of light traveling in air enters obliquely into water. क्या कहा गया है कि एक प्रकाश की किरण है और वो क्या करती है, वो वायु में चल रही है और तिरछे रूप में, तिरछे में वो पानी में एंटर करती है। Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? यानी आपसे कहा गया है कि जो प्रकाश की किरण है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से दूर मुड़ेगी। Why? यानी क्यों? हवा में यात्रा करती हुई प्रकाश की एक किरण पानी में तिरछे तरह से प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर झुकती है या मुड़ती है? ठीक है, क्या कहा गया है देख लेते हैं। ये है आपका वाटर यानी पानी या जल, और ये है वायु एयर, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे प्रकाश की किरण इस तरीके से तिरछी जाती है और क्या करती है, आपके जल में प्रवेश करती है। अब आपसे पूछा है कि जो पानी में जब ये जाएगा या जल में जब ये जाएगा तो ये जो किरण है ये नॉर्मल यानी अभिलंब की तरफ मुड़ेगी या अभिलंब से दूर मुड़ेगी। अब जैसे कि यहाँ पे जाता है तो ये कौन सा माध्यम है, वायु कैसा माध्यम है, ये जो है विरल माध्यम है, और जो जल है वो क्या है, सघन माध्यम है। वायु क्या है, विरल माध्यम है, और जो जल है वो क्या है, सघन माध्यम है, ठीक है। तो आपकी जो है प्रकाश की किरण इस तरीके से तिरछी पड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे एंटर कर रही है, और ये क्या है, सघन माध्यम है, ठीक है। विरल से सघन में जब ये जाता है तो क्या होता है, आपका जो किरण है वो इस तरीके से मुड़ जाता है, और किसकी तरफ मुड़ता है, आपका नॉर्मल की ओर मुड़ता है, ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ता है। क्यों मुड़ता है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो आपकी प्रकाश की किरण है वो विरल से सघन माध्यम की ओर जाए। विरल माध्यम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है और सघन माध्यम की ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल घनत्व जो होता है, प्रकाशिक घनत्व जो होता है वो अधिक होता है। अब आप इस चीज को लॉजिकली सोचिए कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बहुत ज्यादा भीड़ है, ट्रैफिक है, आप जाते हैं तो क्या होता है, आपको टाइम लगता है, और मान लीजिए कि सड़क जो है पूरी खुली है, खाली है पूरी सड़क, तो क्या होता है, आप आराम से फटाफट से निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, विरल माध्यम में घनत्व कम है, घनत्व कम है यानी आपके प्रकाश की किरण आसानी से जो है इस माध्यम में जा सकती है। अब जब वो यहाँ पर सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए उसको स्पेस नहीं मिल पाता ताकि वो आसानी से जा पाए, इसलिए प्रकाश की किरण थोड़ा जो है नॉर्मल की तरफ या अभिलंब की ओर मुड़ जाती। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ये होगा कि जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी यानी झुक जाएगी, ठीक है। अब हम आंसर की बात करते हैं। The light ray bend towards the normal because the ray of light goes from a rarer medium to a denser medium. प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है क्योंकि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर होगा कि जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी क्योंकि जो प्रकाश की किरण है वो एक विरल माध्यम से कहा जा रही है सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम की ओर जा रही, ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, ग्लास यानी जो प्रकाश है, प्रकाश की किरण जो है वो वायु से ग्लास की ओर जाती है, हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.58, यानी यहाँ पे आपका म्यू या एन का जो मान है वो क्या दिया गया है, 1.5,
व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी ग्लास में, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की जो गति है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 1.50 है। कांच में प्रकाश की गति क्या है। निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे आपको जो है क्या दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, एन या म्यू का मान दिया गया है। आपको जो है सी का मान यहाँ पे आपको पता है, दिया भी गया है। आपको जो है वी का मान निकालना, ठीक है। वी यानी क्लास में आपको वेलोसिटी स्पीड निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट कर लेंगे। तो आप लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। एन कितना दिया गया है, 1.50। और क्या दिया गया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। आप लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, आपके सी का मान है कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन नोट करेंगे। अब आपका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी। सी कितना है, 3 × 10⁸। वी आपको निकालना है 1.50, आपका क्या है, म्यू यानी अपवर्तनांक या एन की वैल्यू। एन लिया है तो एन वी निकालना है 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, 2 × 10⁸, ये आपका वी आ गया। यानी क्या लिखेंगे, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल टू × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास टू × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नोट करेंगे इसे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट। तुम्हें या मिट्टी का तेल, टार्पिन और पानी दिया जाता है, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति में चलता है। यानी आपसे ये कहा गया है, आपको 3 चीजें दी गई है, मिट्टी का तेल, टार्पिन और पानी, और आपसे ये कहा गया है कि तीनों में से सबसे ज्यादा गति जो है प्रकाश की किसमें है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बताया गया है। अब अगर हम केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर की बात करें, यानी मिट्टी के तेल, टार्पिन और पानी की बात करें, तो मिट्टी के तेल का जो अपवर्तनांक है वो 1.44 होता है, टार्पिन के तेल का 1.47 होता है और पानी का 1.33 होता है। अब यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, यहाँ पे सारे आपके अपवर्तनांक है।
इसके अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो पानी है इसका अपवर्तनांक सबसे कम है और सबसे अधिक किसका है, टर्पिन या तारपिन। अब अगर हम फॉर्मूले की बात करें, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या कहता है, n बराबर c अपॉन v। यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो आपकी जो अपवर्तनांक है इसके साथ क्या है, आपका इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। यानी इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा आपका अपवर्तनांक होगा उतनी कम वेलोसिटी होगी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना कम आपका अपवर्तनांक होगा। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी केरोसिन और टर्पेटाइन है इनका पानी के कंपैरिजन में जो है वेलोसिटी जो है आपकी क्या हो जाएगी, जो है यहाँ पे ज्यादा, बिकॉज वाटर हैज द लोएस्ट refractive index, therefore light travel fastest in optically rarer medium than kerosene and turpentine। अब क्या है, पानी का जो है क्या हुआ है यहाँ पे, जो पानी है पानी का अपवर्तनांक क्या है आपका कम है, तो इस कारण इसकी जो वेलोसिटी होगी वो अधिक होगी। वहीं अगर तारपीन और मट्टी के तेल की बात करें तो इनकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहीं पानी की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, जैसे कि हमने यहाँ पे समझा। ठीक है, तो क्या कहा गया है, बिकॉज वाटर हैज द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पानी का जो अपवर्तनांक है वो कम है, देयरफॉर लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट इन दिस ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो इसलिए इसमें यानी पानी में जो है प्रकाश की गति जो होगी वो अधिक होगी, किसके कंपैरिजन में, केरोसिन और तारपीन के तेल के कंपैरिजन में। चूंकि पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है इसलिए इस प्रकाशिक रूप से जो है विरल माध्यम में प्रकाश मिट्टी के तेल और तारपीन के तेल की तुलना में सबसे ज्यादा तेज गति से चलता है। तो आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले का, जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतना कम वेलोसिटी, जितना कम अपवर्तनांक उतनी ज्यादा यहाँ पे वेलोसिटी आपकी होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका आंसर आएगा। इस फॉर्मूले को आप नोट करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप नोट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अर्थ है। यानी यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है कि जो आपका हीरे का अपवर्तनांक है वो आपको दिया गया है और आपसे ये पूछा गया है कि इसका मतलब क्या। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, अगर आप लॉजिकली देखें तो डायमंड क्या है आपका, एक सघन माध्यम है। अगर हम इसका कंपैरिजन एयर से करें या वैक्यूम से करें तो ये क्या है, एक सघन माध्यम है यानी डेंसर मीडियम है। अब यहाँ पे कहा गया है कि इसका अपवर्तनांक 2.42 है, और जब भी हम अपवर्तनांक की बात करते हैं, ठीक है, म्यू या एन जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बराबर होता है सी अपॉन वी। यानी हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, वैक्यूम में जो है आपका जो स्पीड है उससे कंपेयर कर। अब यहाँ पे क्या है, अपवर्तनांक जो है डायमंड का जो है क्या है 2.42। तो इसका अर्थ ये है कि जो अपवर्तनांक, इसका अर्थ ये है कि जो आपका डायमंड होगा उसमें प्रकाश की जो गति होगी या चार्ज होगी वो 2.42 टाइम्स कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दोनों का, एयर का और आपका जो ये मीडियम है इसका। तो यहाँ पे हमें यही पता चलता है कि जो आपका डायमंड है, हीरा है, यहाँ पे स्पीड जो होगी, चार्ज जो होगी वो लाइट की कम है। ठीक है, 2.42 times. By saying that the refractive index of diamond is 2.42, we mean that the speed of light in diamond is lower by a factor 2.42 relative to that in vacuum. यह कहने से कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, हमारा तात्पर्य है कि हीरे में प्रकाश की गति निर्वात की तुलना में 2.42 गुना कम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आंसर होगा, आप इसे नोट करें।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। किसी लेंस का एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। यानी आपको बताना है कि एक डायोप्टर क्षमता क्या। पावर यानी क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/f, और f किस में होता है आपका, मीटर्स में। ठीक है, ये आपको पता। अब जब हम बात करते हैं एक डायोप्टर यानी +1 डायोप्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 1/f, किसमें, मीटर में। या हम कह सकते हैं 1/1, यानी f की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, f की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 1 मीटर। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि एक डायोप्टर पावर या एक डायोप्टर जो क्षमता है, उसका तात्पर्य ये है कि जो आपका लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, एक डायोप्टर किसकी क्षमता होती है, उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर। अब अगर हम साइन की बात करें, यहाँ पे आपका साइन क्या है, पॉजिटिव में है। हमारे पास दो प्रकार के लेंस होते हैं, आप जानते हैं। एक होता है आपका जो है कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, और दूसरा होता है आपका कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस। अब इसका जो है आपका फोकल लेंथ क्या आई है, पॉजिटिव आई है। यानी यहाँ पे हम कौन से लेंस की बात कर रहे हैं, आपके उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ फोकल लेंथ या फोकल लंबाई पॉजिटिव में है। One diopter is the power of a lens whose focal length is 1 मीटर। एक डायोप्टर एक लेंस की क्षमता है जिसकी फोकल लंबाई 1 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा, आप इसे नोट करें। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, अ कॉन्वेक्स लेंस forms a real and inverted image of a needle at a distance 50 centimeter from it। यानी एक उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और कितनी दूरी पे बनाता है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई निडल की बनाता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि कहाँ पे कहाँ पे आपकी इमेज बनती है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर पर आपकी इमेज बनती है। वेयर इज द निडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। आपसे पूछा गया है कि उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर सुई रखनी चाहिए, निडल रखनी चाहिए। If the image is equals to the size of the object, अगर प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर है, find the power of the lens। लेंस की क्षमता की के बारे में पूछा गया है कि क्षमता क्या है। यहाँ पे आपका u का मान जो है आप क्या लेंगे, यहाँ पे u का मान आपका जो है -50 होगा। ठीक है, तो एक उत्तल लेंस सुई से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यदि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर हो तो उत्तल लेंस के सामने सुई कहाँ रखी जाती है, साथ ही साथ लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट कर लेते हैं। क्या कहा गया है कि जो सुई है उसका जो प्रतिबिंब है वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी v आपको दिया गया है। ठीक है, v कितना होगा आपका, पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर। और क्या कहा गया है कि जो आपका साइज है, प्रतिबिंब का साइज वही है जो वस्तु का साइज है, यानी v और u जो है दोनों बराबर होंगे। ठीक है, 50 सेंटीमीटर, और u का मान आपका नेगेटिव में होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी वस्तु कहाँ रखी जाती है, बाईं ओर, लेंस के बाईं ओर, तो यहाँ पे आपका वैल्यू नेगेटिव में हो। ठीक है, तो v आपका जो है +50 और u आपका -50। h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर है, ये भी आपको दिया। ठीक है, पावर निकालनी है। पावर निकालने के लिए आप फॉर्मूले का यूज करेंगे, 1/f = 1/v - 1/u। 1/v, v कितना है, 50 -1/- 50। सॉल्व करेंगे, 1/50 प्लस 1/50। 50 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, 2। f की वैल्यू आएगी 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर हम एफ की बात करें, इसे आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपकी आ जाएगी 0.25 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पावर निकालनी है, पावर बराबर 1/f होता है मीटर में, तो यानी 1/0.25 सॉल्व करेंगे, 25 4 आ जाएगा। ठीक है, 25 4 जा, ठीक है, तो ये आपकी पावर आ गई +4 डायोप्टर। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया है, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चंस आपके जो है प्रीवियस जो ईयर्स हैं उसमें आए हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।